आ क्यों नहीं रहा हूँ मैं इसमें? ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर और आज हम लोग लेके आए हैं अर्जुना जय के अंदर लेक्चर नंबर 7। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, आर वी ऑडिबल एंड विजिबल? यस और नो? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूं? थोड़ा सा नया स्टूडियो है तो कैमरा स्क्रीन इस तरफ है। लेट मी सी। एक मिनट, आई थिंक कुछ वीडियो का इश्यू है। एक एक बार अब बता दो, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? मिस्टर इंडिया नहीं हूं? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं अब? हाँ 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 हाँ, अब दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक अब दिखाई दे रहा हूँ। अगर दिखाई दे रहा हूं तो एक बार यस बोल दो। सर एक बार ना चैट की साइज इंक्रीज कर दीजिए यहां से। यस यस यस। तो भाई होता है कुछ, नए नए स्टूडियोज में कुछ ऐसी छोटी छोटी दिक्कत तो आती रहती है। तो देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। यस, तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट वाले लोग हैं। हाँ, तो आज डिफरेंट माइक, डिफरेंट कैमरा, डिफरेंट सब कुछ है। यस सर, यस सर, यस सर। तो ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए सिलसिला। आज बड़ा अमेजिंग सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। आज से हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा देखूंगा क्योंकि आप सबकी चैटें वहीं पे चल रही हैं। यस यस यस, थोड़ी ब्राइटनेस कम है। ठीक है, ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम बता दो सही है कि नहीं? यस, इज वॉल्यूम सही? वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ानी है। ओके, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, हम वॉल्यूम के लिए कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सर इन बच्चों की रिक्वेस्ट चाहिए वॉल्यूम बढ़ाने की, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए एक बार। यस, चलो स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना? यस, तो चलो फिर आज करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। वॉल्यूम अभी बढ़ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है, पहले तो आज का फिर टॉपिक बताना पड़ेगा तुम्हें। यस, तो व्हाट इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एक होगा थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, एक हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन्स, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, बहुत मजेदार है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दिस इज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। कहीं ना कहीं वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, तो छोटा मोटा डिस्कशन उसका होएगा। यस, एंड फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आज का मेजर टॉपिक विल बी रदरफोर्ड्स मॉडल। तो दिस इज रदरफोर्ड्स मॉडल जो आज हमें इसके बाद पढ़ना है। हाँ, अब आवाज ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ अभी? वीडियो बताओ भाई, बताओ। क्या ठीक लग रहा है? आवाज ठीक है? अरे कभी कभी मुझे ठीक है, कभी कभी डिफरेंट हो जाता है यार। आपको आवाज क्लियर आ रही है, मैं ठीक ठीक दिख रहा हूं। आज कर लो, पक्का से सही करा देंगे, ठीक है? हाँ, ओके 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 ओके। हाँ, बताओ जल्दी। आवाज कर रहे हैं सही, आवाज कर रहे हैं सही, ठीक है। एक बार मैं काम करता हूं, एक पोल करा लेता हूं, बिकॉज आपके, अगर आपको वॉल्यूम ठीक ठीक सुना, वॉल्यूम बता दीजिए। वॉल्यूम इफ इट इज ओके सिलेक्ट यस, अगर वॉल्यूम नहीं है सही तो सिलेक्ट नो। एक बार ये बता दो, यस वोट फला कर देते हैं। वॉल्यूम का बता दीजिए, दिखता तो मैं वैसे ही बहुत गंदा हूं, कोई इशू नहीं है उसमें। वॉल्यूम यस और नो, ये बताओ जल्दी से। हाँ, वॉल्यूम का बता दो।
थोड़ा सा अलग वाला माइक है ना वो, आज वो ये वाला माइक है, इसमें वॉल्यूम थोड़ी अलग आती है। वो दूसरा वाला जो माइक होता है ना कॉलर माइक, वो अभी यहाँ पे है नहीं। हाँ चलो 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 चलो, ठीक है, वॉल्यूम का बता दो जल्दी से। वॉल्यूम सही आनी चाहिए, अगर वॉल्यूम ठीक आ रही है तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ब्लर 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 ब्लर, वो भी करते हैं अभी सेट। ये वॉल्यूम का बता दीजिए पोल, क्या वॉल्यूम ठीक आ रही है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा पीला पीला दिखूंगा मैं, तो लेट्स सी कितने लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ठीक तो आ रही है। अब तुम्हें बिल्कुल ही रोते रह रहे हैं, 82% लोग सही कह रहे हैं। ऐसे ही मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती रोते रहना है? ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, दिस इज नॉट राइट। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। और मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आ जाता, आज पीले रंग का दिखूंगा ना, लाइटें पीली है यहाँ पे आसपास, तो इट्स ओके गाइस, ठीक है। तो चलिए थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं। क्या होता है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, उसको देखते हैं, ठीक है। हल्का सा, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस आएगा बट इट्स ओके फॉर आज। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल की बात करूं तो 1898 में इस मॉडल के बारे में देखा गया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं मन से, ठीक है, दिल से बोलो, दिल से पढ़ना चाहते हो, मन से पढ़ना चाहते हो, तो चलिए आग लगा देते हैं, ठीक है। आपके पास अंग्रेजों का ना एक ऐसी डिश से होती है, ऐसी डिश सुनी है तुम लोगों ने, ये इसको प्लम पुडिंग बोलते हैं। पुडिंग होती है, पुडिंग, उसके अंदर प्लम होते हैं, ये छोटे छोटे से दाने से होते हैं ना, वो प्लम कहते हैं। अपन इसको वाटरमेलन बोलेंगे, हमारे लिए वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वाटरमेलन। वाटरमेलन जैसे वाटरमेलन के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं, है ना, वाटरमेलन के अंदर छोटे 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 दाने हैं। उसी तरह से आपके पास ये प्लम पुडिंग होता है। ये मॉडल का नाम प्लम पुडिंग क्यों बढ़ा वो बता रहा हूं, कि आपने रेजिन के अंदर, ये छोटे छोटे से रेजिन से होते हैं पुडिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको प्लम पुडिंग या वाटरमेलन, कुछ लोग इसको देसी भाषा में खीर मॉडल भी बोलते हैं। खीर देखिए तुमने, जैसे वो पूरा उसके अंदर छोटे छोटे दाने से रहते हैं ना, तो वो मॉडल भी बोला जाता है इसको। तो भाई बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है यार इसका, मतलब ऐसा क्या है। तो जब थॉमसन ने अपना मॉडल बनाना चाहा, ठीक है, हाँ ये सही है, तरबूज मॉडल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब थॉमसन ने अपना मॉडल बनाना चाहा, उसने पता क्या बोला, उसने कहा यार एटम ना वाटरमेलन या इस पुडिंग के जैसे है। हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से क्या था, देखो हमें इतना पता है कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं अपने पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है। तो थॉमसन ने कहा कि भाई मेनू लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग, ए गट फीलिंग है मेरे पास, कि जो एटम है कहीं इसी जैसा होता है, कुछ इसके जैसा होता है। कैसे इसके जैसा होता है, आपके पास अगर आप देखोगे जैसे वाटरमेलन के अंदर छोटू 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 दाने हैं, उसी तरह से आपका एटम भी होता है। एटम भी क्या है, उसके अंदर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है। पूरे एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट। पॉजिटिव चार्ज की पूरी लेयर है, उस पॉजिटिव चार्ज में ऐसे फिक्स क्या है, दिस, ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने ये बोला कि जो पूरा एटम है, एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मतलब आप अगर आप चाहो ना, ऐसे अगर इमेजिनरी हाथ उठा के मैं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहूं तो ऐसे पकड़ के मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन। तो ये था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, कि पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट होगा। जैसे इस पूरे में क्या है, ये पूरे का पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में थोड़े 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 जगह पे दाने हैं जिसको उसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये मॉडल था, आज से ऑलमोस्ट देख लो 1898 के टाइम का मॉडल है, बहुत ही पुराना मॉडल। अब इस मॉडल में एक बार को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात क्या थी, और सुनो मजाक नहीं, मजाक नहीं, मैं आपको एक सही बात बताता हूं। आपका जो थॉमसन का मॉडल है, ये जे थॉमसन ना केमिस्ट्री की दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो जब उन्होंने ये ऐसा मॉडल बनाया ना, लोगों ने माना उसको। इनफैक्ट 12-15 साल तक ये मॉडल सही था। तो 10-12 साल अगर ये मॉडल चला है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा थी। तो इस मॉडल में एक्सप्लेन क्या किया गया, मेन चीज ये थी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो उन्होंने बोला कि बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं एटम इज न्यूट्रल। तो थॉमसन मॉडल का बेनिफिट या पॉजिटिव पार्ट ये था कि भाई उसने ये बता दिया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है
उसको अगर ऐड करोगे एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऐड करोगे वो मिलके क्या होएगा, वो मिलके बराबर आएगा, मतलब अपना एटम क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल। तो एक इकलौता बेनिफिट इस मॉडल का क्या था, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल? तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि थॉमसन के मॉडल में एग्जैक्टली है का बेनिफिट। पहले तो बात करते हैं, अच्छा पहले मॉडल की बात कर लेता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली ही सेड। ये देख लो जरा, पहले बात कर लेते हैं। जे थॉमसन in 1898 he said that atoms are just positively charged lumps of matter with electrons embedded in them। तो पॉजिटिव चार्ज है पूरे का पूरा, ये लिखना है, इसको लिखना है, पूछ रहे हो क्या लिखना है, इसको लिखना है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में छोटू 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 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। बात आती है कि सर इस मॉडल का बेनिफिट क्या था। पहले मैं बात करता हूं बेनिफिट की कि व्हाट वाज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस मॉडल। तो आप सिर्फ बोलेंगे इट एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बस इसका एक बेनिफिट था, इट एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बस दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट कि इसने क्या एक्सप्लेन करा कि भैया एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके जितना भी एक्सटेंट है वो मैग्नीट्यूड उनका बराबर है। इस वजह से आपका ये मॉडल क्या था, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर पा रहा था। इस रीजन की वजह से, और क्योंकि जे थॉमसन बहुत बड़े नाम है, इस दोनों रीजन की वजह से इस मॉडल को 10-12 साल तक पॉजिटिव माना, मतलब तब सही था ये, ठीक है। बट हां अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। यस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड रुको जरा, कुछ इश्यू आ रहा है, मैं इश्यू सॉर्ट करा देता हूं। हाँ, वॉइस का कुछ बैकग्राउंड आ रहा है, अब आप मुझे बताओ, अब ये सही है? यस, अब ठीक है, अब सही है। ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, अब ठीक हो गया। हाँ बताओ। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, आप ना मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो गए हो, ठीक है। अभी कुछ इश्यूज की वजह से आई हैव टू टेक क्लास हियर। इस स्टूडियो में थोड़ा अलग स्टूडियो है, नया स्टूडियो है, तो कुछ चीजों में अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आई जस्ट डिडंट वांट कि क्लास कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने इस स्टूडियो में मैनेज करा। बट आप लोगों की तरफ से बिल्कुल ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब सही में थोड़ा सा मैनेज कर लो, अगली क्लास सही कर देंगे सब, ठीक है। हाँ, अब आओ जरा, कुछ कुछ लोगों का है कि सर व्हाट इज लंप। आप सीधा लंप को हटाओ, लंप को मारो गोली, मैटर, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन देम। लंप्स का वैसे मतलब होता है पूरा का पूरा एक गुच्छा, एक साथ जो चार्ज आ रहा है उसको लंप्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। चलो, ये हो गया आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, अब ये तो यार इसका पॉजिटिव था, बट इसके अंदर ना दुनिया जहां की प्रॉब्लम थी, जैसे अभी तुम लोगों को हो रही है, क्या प्रॉब्लम थी इस मॉडल में वो देखो। सबसे पहली प्रॉब्लम विद द मॉडल, जैसे मान लीजिए दिस वाज योर एटम, ठीक है, ये आपका एटम है, यहां पे मान लो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसका मॉडल क्यों बोल रहा हूं, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। मैम वो सेल इसके चार्ज करने पड़ेंगे, इसके सेल्स का पावर की नहीं है इनमें, ठीक। कहाँ पे, चलो मैं ठीक है, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। आपके पास क्या था, आपके पास ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट था इसमें, देखो जरा, ऐसे पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज था, दिस वाज द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका। इसके बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, आप देखो जरा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप मुझे एक बात बताइए कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दोनों को मिलके खत्म नहीं हो जाना चाहिए? आप बताओ ये बात, क्या पॉजिटिव चार्ज, ये नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज है, क्या दोनों को मिलके खत्म हो जाना चाहिए था, हां या ना? यस और नो, आप मुझे बताइए।
क्या खत्म हो जाना चाहिए था? बिल्कुल 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 खत्म हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि इन दोनों को मिलके भाई पॉजिटिव, इतना बेसिक फिजिक्स सबने पढ़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलते हैं और सेम मैग्नीट्यूड में मिलते हैं तो नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए, इस पे कुछ चार्ज आना ही, इनफैक्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में सीधा सीधा प्रॉब्लम आ रही है, चार्ज शुड नॉट एग्जिस्ट, शुड नॉट एग्जिस्ट, चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस ही होना नहीं चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को जब आप बगल बगल में रखोगे चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं आना चाहिए, हां या ना? तो अगर चार्ज खत्म हो जाना चाहिए तो ये ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता। क्वेश्चन है थॉमसन मॉडल के अंदर व्हाट वर द पॉजिटिव्स, व्हाट वर द नेगेटिव्स। सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो ये है कि अपने पास यहां पे जो चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी का कोई हिसाब ही नहीं है, चार्ज को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इसके अंदर लम्स के जैसे होगा खत्म भाई, चार्ज एग्जिस्टेंस खत्म है। बट हमें पता कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पर थॉमसन के हिसाब से तो कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए। तो ये इस मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक था सबसे पहला। तो फर्स्ट है दैट इज, पहले इस चार्ज को पढ़ लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बिकॉज चार्जेस को वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। उसको सीधी सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बगल बगल में है तो चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये पहले हमें समझना है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इज द पॉइंट क्लियर? यस, इज दिस पॉइंट क्लियर, हां या ना? बताओ जल्दी से। यस 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 यस, हां या ना? तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां पे रदरफोर्ड, इन्होंने थॉमसन ने माना था कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स, फिक्स मतलब वो मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे फिक्स बैठे हुए हैं। पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आगे आएंगे जहां पे हम ये चीज प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन मूवमेंट। यस, वो हमेशा उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, बट इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आप खुद से सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा तो भाई घूमेगा कैसे? तो यहां पे इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यस, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यस, यहां पे अपने पास उन्होंने बोला कि जो पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, क्योंकि हर चीज बराबर बांटी है उन्होंने कहा भाई सब बराबर ही चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज बराबर बटा हुआ है, पूरा नेगेटिव चार्ज बराबर बटा हुआ है, सब बराबर बटा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये पूरे का पूरा क्या है, इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो पूरे में क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो थ्रू आउट आपकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, तो भाई एक बात सुनो, ये पॉइंट ना आगे अभी हम लोग प्रूव करेंगे अगले मॉडल में कि ये था ही नहीं। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो मास वाली चीजें हैं, वो एटम के सेंट्रल पे होती हैं, न्यूक्लियस के पास होती हैं, और आसपास इलेक्ट्रॉन भटकते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, सेंटर पे ज्यादा है, अगल बगल में कम है। तो यहां पे ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट इज considers mass to be evenly spread across the atom। तो आई थिंक थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल आपको समझ आ गया, यस और नो? क्या ये चीज क्लियर हो गई? एनी डाउट इन दिस? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल था आपका, 10 साल चला, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये मेजर इसके ड्रॉबैक्स थे। अब आते हैं आज के मेन मॉडल पे, दैट इज योर रदरफोर्ड्स मॉडल। एंड यस, क्योंकि हाँ, क्लियर है ये?
अरे इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट है ही नहीं यार, आज ना स्क्रीन थोड़ी दूर से देखनी पड़ रही है। एक सेकंड रुको, जरा देखने दो। मैं फिर से एक बार पॉइंट्स बता दे रहा हूं सारे, ठीक है। आपका पहला पॉइंट है कंसिडर्ड मास टू बी इवनली स्प्रेड आउट। इसका मतलब यह था, उसने बोला कि मास हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहां पे मैंने लिखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पर हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, बीच में मास ज्यादा होता है, अगल बगल में मास कम होता है। आई थिंक ये क्लियर है। सेकेंड आपके पास आया कि इट डजंट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने माना कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी पोजीशन पे क्या हैं, फिक्स्ड है। वो इसने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, फिक्स। पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, थ्रू आउट मूव करते हैं, ये भी हमें पता है। एंड थर्ड था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसने बगल बगल में रख दिए, चार्ज खत्म हो जाना चाहिए था, चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए था इसने, और ये चीज एटम में हम जानते हैं नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आई होप अब सबको क्लियर है। डन डन डन, हाँ अब क्लियर हो गया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इस क्योंकि थॉमसन मॉडल का आपका कुछ फायदा हुआ नहीं। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट मॉडल। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को आपने देख लिया, बेचारा अब खत्म होएगा। अब आएंगे हमारे मेन मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। और बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये करने वाले हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओह वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट यार, ठीक है। ये है मजेदार, ये है मजेदार, ठीक है। हाँ तो चलो फिर कर दें जरा रदरफोर्ड को स्टार्ट। तो अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक छोटा सा आइडिया देना है रिगार्डिंग साइज ऑफ एटम का। यस, रिगार्डिंग साइज ऑफ एटम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये अगर आपको पता लग गया तो अपना रदरफोर्ड मॉडल पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। रदरफोर्ड मॉडल से ना अभी तक मैंने एक चीज अगर आप लोग देखो, अभी तक केमिस्ट्री के थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट्स चल रहे थे। अभी तक जितने मॉडल्स हमने पढ़े, चाहे डेल्टन हो चाहे थॉमसन हो, ये कैसे मॉडल्स हैं, ये थ्योरेटिकल मॉडल्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ वैल्यू नहीं थी। पर रदरफोर्ड से ना हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। यहां से अब न्यूमेरिकल लेवल पे हम लोग जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर कि भैया आपको पूछ लेगा, कैलकुलेशंस पूछेगा, ऐसा है तो इतना निकालो, कितने पार्टिकल होंगे, तो ये सब चीजें अब आएंगी इस मॉडल में। तो बहुत मजेदार मॉडल है। यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। पहले मैं इस मॉडल के बारे में कुछ दो चार चीजें बताने के लिए मुझे आपको साइज का आइडिया देना पड़ेगा। क्या आप ये वैल्यू जानते हैं, रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? क्या आपको यह वैल्यू पता है? आप मुझे यह बताइए, क्या यह वैल्यू पता है आपको? यस, कितना होता है भाई ये वैल्यू, जल्दी से दसो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? किस रेंज का होता है ये जानते हैं आप? पहले एटम की बात करते हैं, छोटा सा आइडिया देता हूं यार। जो रेडियस ऑफ एटम होता है ना, रेडियस ऑफ एटम, ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज होता है वो 10 की पावर -10 मीटर की रेंज का होता है। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। तो जो साइज होता है यहां का एटम का, वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -10 की साइज, तो बहुत छोटा। ऑब्वियसली एटम इज वेरी स्मॉल यार, ठीक है। तो एटम बहुत छोटा है, तो उसका जो साइज है 10 की पावर -10 की रेंज का रहता है। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ये इससे भी ज्यादा छोटा है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। कितना स्मॉल है? इसका साइज आता है 10 की पावर -15 मीटर्स की रेंज का। वो और ज्यादा कम है, भयंकर कम है। तो अगर आप ये बात बताओ, अगर आप ये चीज देखो, हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना है ये वैल्यू। तो आई थिंक ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, तो यहां से जो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है? दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -15। ये कैलकुलेट करो, ये ऊपर चला जाएगा। यस, ये क्या हो गया, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा आपका कितने पे? ये जाएगा आपका 10 की पावर 5 पे। आई थिंक ये कैलकुलेशन जानते हो कि 15, पता नहीं भाई, तुम लोगों का कुछ पता नहीं, ठीक है भाई। इसको अगर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे 10th 9th क्लास बहुत अच्छी करके आए हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाती तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ऐड कर दोगे
तो 10 की पावर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना 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 बेसिक तो आता होगा, है? तो ये आपकी वैल्यू आती है किसकी, रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस की। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, अगर अपना जो न्यूक्लियस है, अगर जो न्यूक्लियस है वो मान लो टेनिस बॉल जितना हो जाए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही बड़ा है वैसे तो अपना जो एटम होगा ना वो कम से कम, आज से सोच लो इतना बड़ा स्टेडियम है, इतना बड़ा स्टेडियम है जो कि 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर एक तरफ, 10 किलोमीटर दूसरी तरफ, इतना बड़ा स्टेडियम होगा, उतना एटम है। तो मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो साइज, 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है आपका एटम अपने न्यूक्लियस से। इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। मतलब न्यूक्लियस इतू सही है, इतू सही न्यूक्लियस है, और आपका एटम कितना ज्यादा बड़ा है। बहुत भयंकर डिफरेंस है इनके बीच में, बहुत ही ज्यादा भयंकर डिफरेंस। यस, हाँ, क्या ये क्लियर है आपको? जल्दी बताओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, इससे भी बड़ा। वैसे 100 किलोमीटर बोलना चाहिए था, 1000 किलोमीटर बोलना चाहिए था। भयंकर डिफरेंस होता है। अगर ये बात आपको क्लियर है, अगर ये बात आपको क्लियर है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। आपको मैं पोल दे रहा हूं। ऑप्शन है 10 की पावर 5, ऑप्शन है 10 की पावर 10, ऑप्शन है 10 की पावर 15, ऑप्शन है 10 की पावर 20। चलो, आपके पास टाइम है देवी और सजनों, लेट्स से 120 सेकंड ले लेता हूं, जो 90 सेकंड काफी है, इतना में निकाल लोगे तुम। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। यस, हाँ या ना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी प्रूफ पे आएंगे आरूही, अभी प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, व्हाट इज वी? वी इज द वॉल्यूम। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओ हे, फॉर्मूला नहीं पढ़ा वॉल्यूम का? व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर्मूला? और कोई भी गोल चक्कर की वॉल्यूम कितनी होती है? स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती कि नहीं होती? लगाओ फॉर्मूला और वॉल्यूम निकालो। हैं? मैथ्स बताओ जरा कितनी है तुम्हारी जबरदस्त। क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस और नो? व्हाट शुड बी द आंसर हियर? भाई फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला रखो और वैल्यू निकालो बस, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कितना हो जाएगी भाई? 4/3 पाई आर एटम का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब, है ना। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर एटम डिवाइडेड बाय आर न्यूक्लियस का होल क्यूब। हाँ या ना? ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो भाई सीधा सीधा सा आंसर करो। आर एटम बाय आर न्यूक्लियस अभी अभी निकाला था, ये वैल्यू होती है 10 की पावर 5 का होल क्यूब। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं, 71% लोगों का आंसर सही है। अनीक, जिग्नेश, पहली बार आई थिंक जिग्नेश को किसी ने पीछे किया। आयुष, अथर्व, श्रेयान, अर्नव। यस यस यस। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ या ना? सॉर्टेड है? यार मतलब मैं सही में मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे मुश्किलों से हमें आज क्लास मिली है, क्लास कैंसिल होती उससे तो बहुत अच्छा ना, लाइव क्लास हो रही है, मजे से मिल रहे हैं, है ना। बट नहीं नहीं, अगर हम लोग की जिंदगी में 100 अच्छी चीजें चल रही है और एक खराब चीज चल जाए ना, तुम लोग उस खराब चीज को पकड़े बैठोगे और रोते रहोगे, ठीक है। और पता है सक्सेसफुल होने का राज क्या? पॉजिटिव रहना। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना बढ़िया है, उतना ज्यादा खुश रहोगे, उतना आगे चलोगे। जितना रोते रहोगे टाइम, ठीक है बस। हाँ, चलिए चलिए चलिए, ये क्लियर है आप लोगों को? सॉर्टेड। तो चलो फिर, अगर ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को, तो बढ़ते हैं अब आपकी जिंदगी में टुवर्ड्स रदरफोर्ड्स मॉडल, दैट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यार रदरफोर्ड मॉडल का ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो मुझे बताओ,
ये एक्सपेरिमेंट कौन सा था? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कुछ, वो बताइए कौन सा है? व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? बताओ, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप में से बहुत सारे बोल रहे हो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। आपको एक बात बता देता हूं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आई थिंक ये सुना होगा, अल्फा रे इसको बोलते हैं। अल्फा रे एक्सपेरिमेंट जो था ये रदरफोर्ड जी ने नहीं करा था। अगर आपको लग रहा है इन्होंने करा है तो बहुत बड़े वहम में जी रहे हो आप लोग, ठीक है? ये इन्होंने नहीं करा था, एक्चुअली इनका एक्सपेरिमेंट नहीं था ये। तो थोड़े से अपने बैकग्राउंड नॉलेज ठीक करो, ठीक है? इट वॉज नॉट हिज एक्सपेरिमेंट। ना 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 बेटे, ना ना, इनका एक्सपेरिमेंट नहीं था ये। बहुत सारी दुनिया पागल बन रही है, सही में सही में। अब तुम मानो या ना मानो, इनका एक्सपेरिमेंट नहीं था ये, नहीं था भाई, नहीं था ये इनका एक्सपेरिमेंट। इन किसका एक्सपेरिमेंट था? एक्चुअली रदरफोर्ड के ना दो स्टूडेंट्स थे, ठीक है? दो स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के। दो स्टूडेंट्स का नाम क्या था? एक का नाम था गीगर, एक का नाम था मार्जन, ठीक है? इन दोनों ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट करा था। तो ये जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना, ये एक्चुअली इनका था। हाँ, अब आए ना लाइन पे भाई साहब। हाँ, रॉन्ग, जो रॉन्ग लिख रहा है ना, सर्च करना एक बार है, सर्च करना, थोड़ी सी अपनी भी नॉलेज का भी वेरीफाई करा करो। किताबों में भी कई बार गलत चीजें लिखी होती हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, गीगर एंड मार्सन का। कब हुआ था ये भी बता देता हूं। दिस एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस इन 1909 एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद भाई दुनिया इधर की उधर हो गई थी। मतलब आप ऐसा मान के चलो, केमिस्ट्री ना यहीं से एक्चुअल में सेट हुई थी। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन होल केमिस्ट्री आपका। और मैं तुम्हें थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी दूं ना, मजेदार, मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच आता है इसमें। आपको पता है थॉमसन के, एक्चुअल में थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, ये बात पता है आपको? ये बात पता है आपको? हाँ, थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बाहर के जमाने जे दुनिया में ना ये होता बहुत अच्छा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास बड़े बड़े साइंटिस्ट आगे आगे स्टूडेंट बनते रहते हैं। तो ये एक्चुअली उनके स्टूडेंट थे थॉमसन के। तो थॉमसन ने अपना मॉडल बनाया, वो प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल को उन्होंने कहा यार ये प्लम पुडिंग मॉडल ना वेरीफाई करो। तो रदरफोर्ड ने कहा ठीक है। मतलब सारी दुनिया में, मतलब क्योंकि जे थॉमसन वाज लाइक यार मेरा मॉडल तो सही है, जो मतलब मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर टेस्ट किया जाए। तो थॉमसन ने जब रदरफोर्ड को बोला कि भाई टेस्ट करते हैं, तो रदरफोर्ड ने कहा ठीक है, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं। तो रदरफोर्ड ने बुलाया, ओए गीगर, ओए मार्जन, आइयो आइयो। ओ आए गीगर मार्जन, और हाँ सर बताइए। तो यार वो टेस्ट था एक, ये करना है अपने को, अल्फा रे स्कैटरिंग कुछ कुछ करनी है। कहता ठीक है हम सर अभी करके आते हैं। तो ये गए लैब में, गए टेस्ट वेस्ट करा। टेस्ट के जब रिजल्ट आए, पहले तो इन दोनों के होश उड़े उसके बाद रदरफोर्ड के होश उड़े। और इन्होंने फिर 2 साल मेहनत करी। 2 साल मेहनत करने के बाद 1911 में आई थी रदरफोर्ड मॉडल। 1911 में जाके 2 साल रिसर्च लगी। तो मतलब आप समझ रहे हो, 2 साल की रिसर्च के बाद एक मॉडल डेवलप हुआ ये। तो ये क्या था अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, तो वो सब समझते हैं। आज की पूरी क्लास ना हमें अल्फा रे पे डेडिकेट करनी है कि व्हाट इज दिस अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। तो चलो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है? हाँ, अल्फा पार्टिकल क्या है ये पकड़ना है अपने को, ठीक है? यस, तो लेट्स अंडरस्टैंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है देवी और सजो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है? हाँ, यस, आय क्या गलगात, सुनो भाई ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम क्या होता है, सर हीलियम तो ये होता है 2 और 4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के पूछूं तो कायदे से हीलियम के अंदर 3 चीजें हैं। क्या क्या हीलियम के अंदर? कौन है?
सर इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, सर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये होता है हीलियम, है ना, ये होता है हीलियम। तो हीलियम ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज, थोड़ा बनाते हैं ना सर, थोड़ा फैंसी तरीके से हीलियम को बना दिए देते हैं। यहां पे सर हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और बगल में सर हमारे पास ऐसे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है। यस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। लो सर, ऐसे हैगा, ठीक है, ये मॉडल। अब क्या करना है, अब आपको इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दो और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दो, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज बचेगी। देखना भाई, क्या आपको दिख रहा है कि ये कुछ मामला ऐसा बन रहा है? यस, ये कुछ मामला ऐसा बन रहा है। यहां पे हो गया, यहां पे आपके पास बीच में ये, अब ये तो हट ही गया, अब सिर्फ न्यूक्लियस बच रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ये बच रहा है। हीलियम के न्यूक्लियस, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बच रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हीलियम था आपके पास और आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए। जब आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो हीलियम +2 बचेगा ना, यस और नो। तो यहां पे जो ये हीलियम +2 होता है, दिस हीलियम +2 इज कॉल्ड योर अल्फा रे। तो ये जो है ना हीलियम +2, हम इसके अलग अलग नाम है, इसको आप अल्फा रे भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस लिख देता हूं, हीलियम न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप हीलियम +2 भी लिख सकते हो। ये और ये सब क्या है, बराबर हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस, इज दिस बात क्लियर? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, ये बात क्लियर है आपको। तो ये हीलियम +2 का जो न्यूक्लियस होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं अल्फा रे। तो ये होती है अल्फा रे। अब एक बात बताओ, जो चीज काम की है, जो तुम्हें पता रहनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीजें पूछी जाती है, एक तो इसका चार्ज और दूसरा इसका मास। ये 2 चीजें हमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो व्हाट इज चार्ज ऑफ हीलियम अल्फा? इसको अल्फा पार्टिकल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस इज अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल का साइज क्या है, अल्फा रे का साइज क्या है, चार्ज क्या है? तो अपन बोलेंगे एक चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, सर इसके पास 2 का चार्ज है, 2 का चार्ज आ रहा है, यस और नो? तो 2 का चार्ज है, 2 का चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +2। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, +2 यूनिट। अब ये यूनिट कौन से हैं, ये यूनिट कौन सा, एक यूनिट का वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो कितना हो जाएगा, यही चार्ज, यही चार्ज हम लोग लिख सकते हैं +2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। क्या ये चार्ज समझ आ गया आपको? हाँ या ना? यस यस यस, डबली आई चार्ज, ठीक है, इसको बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस को आप अल्फा पार्टिकल बोलते हो। एक तो ये बात पूछी जाती है, दूसरा पूछा जाता है इसका मास। तो व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, अगला सवाल ये पूछा जाता है हमसे। तो आप ये बोलोगे कि इसके अंदर कितना मास आ रहा है, ये आता है +4u, +4u। यू का वैल्यू बताई थी आप लोगों को, यू की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम लोग बात करें केजी में, तो दिस इज +4, मास तो वैसे प्लस हटा दो, इसको सीधा 4 भी लिखो इसको, दिस इज 4u, दैट इज 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। मैं केजी वाली वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसके मास की। आपको ये क्लियर है? ठीक है, डन डन डन। तो ये हो गया आपका मास और ये हो गया आपका चार्ज। क्या सर ये वैल्यू याद रखनी है? बिल्कुल आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे तो ये वही वैल्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और 2 में करी हुई हैं, कुछ नई चीज नहीं है। जो चार्ज आपका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का ले लो, प्रोटॉन का चार्ज इंटू 2, ये आपका अल्फा का चार्ज हो जाएगा। और अल्फा का मास कितना हो जाएगा? 4 प्रोटॉन के बराबर। एक प्रोटॉन का मास ही होता है, इंटू 4 कर दोगे, अल्फा का मास आ जाएगा। डन, ठीक है। हाँ 6-7 ले सकते हो यार, 6-7 भी कर सकते हो, 6-6-7 तो लिखते हैं वैसे तो। आप चाहते हो 6-7 कर दूं तो लो बेटा, मैं 6-7 कर देता हूं इसको, मेरे को कोई इशू नहीं है। 1.67 कर देता हूं मैं, ठीक है। वैसे 1.6678 होता है ये, पर चलो 1.67 लिख दिया आपके लिए मैंने, ठीक है। हाँ, डन 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 डन। और अगर ये बात आपको क्लियर है तो मुझे लगता है अगला सवाल आप लोग सॉल्व कर देंगे, दैट इज दिस क्वेश्चन। चलो
इसका मुझे सही आंसर बताओ क्या आ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। हाँ बताओ। ठीक है, 4 कहां से आया ये देखो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन आ रहा है 4 कहां से आया, तो आप खुद से सोचो। आपके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। एक प्रोटॉन का मास इतना, एक न्यूट्रॉन का मास भी इतना। कितने हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो आई थिंक इसका मास इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक का मास। भाई 4 इंटू 4 यू क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आपके एक प्रोटॉन का मास 1 यू होता है। ये तो जानते हैं ना सब लोग कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी 1 यू होता है। एंड अप्रोक्सीमेटली यही क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ या ना, क्या ये बात आप जानते हो, नहीं जानते, जानते हैं वाली बात। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अगर बराबर है तो उसको यू के बराबर लिख दिया मैंने, 1 यू। अब टोटल 4 हैं ये, तो 4 यू कर दिया मास मैंने। ठीक है, हाँ तो चलो फिर इसका आंसर बताओ आप लोग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो, ई बाय एम रेशियो होता है दिस इज चार्ज बटा मास। कई बार ऐसे लिख देगा स्पेसिफिक चार्ज, सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, या तो ई बाय एम लिखा जा सकता है या इसको स्पेसिफिक चार्ज लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। आपको क्या करना होता है, आपको सीधा सीधा चार्ज बटे मास करना है। दैट इज चार्ज को डिवाइड करना है किसमें, मास से डिवाइड करना है। यूनिट देख लो, चार्ज होना चाहिए कूलम में, मास होना चाहिए केजी में। करो भाई जल्दी से इसको और आंसर बताओ क्या आ रहा है। लो बेटा, दैट इज 90 सेकेंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलो करो भाई ट्राई इसको, यस जल्दी करो जल्दी। क्या आ रहा है इसका आंसर, ए बी सी डी। पोल दे दिया, पोल दे दिया, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ चार्ज रखना है, मास रखना है, डिवाइड कर देना दोनों को। चार्ज बता दिया, मास बता दिया मैंने, है ना। यस यस यस, आई थिंक कर लोगे, अरे कर लोगे, शेर हो तुम। कैलकुलेट करना है, चार्ज रखो मास रखो यार, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो चार्ज अभी अभी बताया कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है। और मास कितना होता है, मास को आपने अभी 4u कैलकुलेट करा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है आपका पास। कर दो भाई कैलकुलेशन पूरा का पूरा। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे टन टन 10 की पावर 8 पे जाएगा, 27 में से 19 काटोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है इसमें से, 2 से ये कट गया। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कितना आ रहा है, 1, ये भी कट जाएगा, 2.5 के आसपास आना चाहिए, 0.5 इंटू दिस। ठीक है, एक काम करते हैं, सबके सब 10 की पावर 7 में है। देखो जरा 10 की पावर 7 में है, तो इसको 10 की पावर 7 बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, 1.6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.67। यस, मोटा मोटा ये हो गया। अब ये देखना, ये क्या होएगा, ये गया 5 पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम्स पर किलजी, ये आ रहा है आपके पास। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो 5 नहीं आंसर, देखो 5 से ये क्या होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आई थिंक 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है जो 1 से थोड़ा कम है, 1.6 को 1.67 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब कुछ हल्का 0.99 टाइप कुछ होगा, मोटा मोटा 0.9 के आसपास कुछ होगा, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट 0.98 बोल देते हैं, कुछ इसी हिसाब से होगा अप्रोक्सीमेट। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 5 से थोड़ा छोटा, तो 5 से थोड़ा छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 5.3 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा है। 5 से थोड़ा छोटा तो आई थिंक यही आ रहा है सबसे क्लोजेस्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ यही क्लोजेस्ट था। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होता है, सर हमसे ना भारी भारी कैलकुलेशंस नहीं हो पाती। तो ये भारी भारी कैलकुलेशंस को आसान करने का तरीका है, अप्रोक्सीमेट किया करो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को कोई तुम्हें बोल भी नहीं रहा, और जनरली 99% क्वेश्चंस में वैल्यूज दूर दूर होती हैं, तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी भी नहीं होती वहां पे। ठीक है, यस, हाँ ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, देख लो भाई। तो किसने सबसे पहले सही, अनेक अरानियक, बड़ा नाम, आदित्य, मीनाक्षी, इब्राहिम एंड संगम, गुड, ठीक है, क्लियर है मामला, यस। अब आते हैं मॉडल के ऊपर, और अब ना देवियों और सज्जनों यहां से अब हम लोग खत्म करने वाले हैं, मतलब पूरे का पूरा ना अब आपको फील के साथ सुनना है इसको, ठीक है, फील के साथ। अब स्टार्ट करेंगे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। होता क्या है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को अब डेप्थ में समझना है, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अब आपकी पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट से रियल में एटम की पिक्चर पहली बार क्लियर होने स्टार्ट हुई थी। क्या होता है एटम के अंदर, जैसे आप लोगों ने इमेजिन किया हुआ है, ये जो अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रियल में फर्स्ट टाइम इसी से आइडिया लगा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि हमें न्यूक्लियस का आइडिया लगा। हमें लगा कि हाँ उसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स भटक रहे हैं, हमें पता लगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बीच में बैठे हुए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा क्या था इसके अंदर। अब ना आपको तरीके से सुनना है, ठीक है, यहां से अब एक एक बात मेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स आएंगे एक साथ जो समझने हैं। सबसे पहले क्या था हमारी जिंदगी में, एक था यहां पे पोलोनियम, देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलोनियम, दिस इज ये पोलोनियम क्या होता है, ये होता है एक रेडियो एक्टिव, दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्या ये नाम आपने सुना हुआ है कभी, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव आगे जाके 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, एक पूरा चैप्टर है हमारा बकायदा उसके ऊपर, बट अभी के लिए रेडियो एक्टिव क्या होता है, इससे ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं। इससे अल्फा पार्टिकल निकल सकता है, इससे बीटा पार्टिकल निकल सकता है, गामा पार्टिकल निकल सकते हैं, छोटे छोटे एटम्स निकल सकते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें निकलती हैं। सर कैसे निकलेंगी, क्यों रेडियो एक्टिव है, ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, ये सब अभी आपको नहीं जानना है। अभी सिर्फ काम की चीज इतनी है कि रेडियो एक्टिव हमारे पास था पोलोनियम, वो क्या था अभी के लिए, ये जो रेडियो एक्टिव पोलोनियम है, इस रेडियो एक्टिव से हमें क्या निकल रहा है, ये है हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमें यहां से अल्फा पार्टिकल मिलेगा, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा। तो पोलोनियम से ना अगर सर अल्फा पार्टिकल मिलेगा, बहुत सही, तो दो हमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, ये यहां यहां यहां, ये हर जगह से निकलेगा। पोलोनियम से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, इधर अल्फा इधर अल्फा इधर अल्फा, ऐसे अल्फा ऐसे अल्फा, बोला हर जगह पे मिलेगा, तो बहुत सारी जगह से निकले। और पता है रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे वास्ते हानिकारक है। अगर तुम इनके हाथ पांव लगा तो खत्म। तुम्हें पता ना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक डोमेन है, तो हमें इसको दूर रहना है इससे। रेडियो एक्टिव चीजें अपने वास्ते बड़ी घातक है, तो हम इससे दूर रहना चाहते हैं। अगर हम इससे दूर रहना चाहते हैं सर, फिर हम कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए ना इसके अगल बगल में, पूरे अगल बगल में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बनाया एक कंटेनर। इसके अगल बगल में क्या बनाया जाएगा, एक कंटेनर बनाया जाएगा। ऐसा एक कंटेनर बनाया गया इसके अगल बगल में, दिस कंटेनर इज ऑफ लेड, ठीक है, मैं से चलो ऑरेंज कलर दिखाता हूं, दिस इज बेसिकली लेड कंटेनर। ये क्या है, ये लेड का कंटेनर था। लेड कंटेनर क्या करता है, ये आपका इसको जो रेडिएशंस हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे हैं, इसको एब्सॉर्ब कर लेगा। बट हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में ना एक छोटू सा यहां पे स्पेस रखेंगे, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से एक छोटा सा, नीचे कर देता हूं यहां पे, हाँ यहां पे आपने क्या करा, एक छोटा सा होल कर दिया, इस तरह से एक छोटा सा होल कर दिया। ये समझ आ गया क्यों करा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अल्फा पार्टिकल्स चाहिए। तो जो आपके अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कहां से निकलेंगे, यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे। ये आपका रूट रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का।
इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे। ठीक है, यस यस यस, हाँ ये करा है आप लोगों ने। तो यहां से आपका जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बाहर आने स्टार्ट होंगे। अब क्या करा इसके बाद सुन लेना, यहां से इसको ना वैसे एक लाइन में लाने के लिए अब हमने आगे वैसे एक स्क्रीन भी लगाई जाती है कि भाई तुम क्या करो, इन अल्फा पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में फैले, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए आगे एक स्क्रीन भी लगती है, बट अभी मोटा मोटा दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फिर इनका क्या हुआ, फिर इन्होंने एक आगे एक गोल्ड फॉइल का यहां पे अरेंजमेंट रखा। यहां पे क्या करा, इसके आगे लगा दी एक पतली सी गोल्ड फॉइल। यहां पे क्या है, दिस इज अ गोल्ड की बहुत पतली फॉइल, दिस इज गोल्ड फॉइल। आपने एल्यूमिनियम फॉइल सुनी है, एल्यूमिनियम जिसमें रोटी वगैरह आपकी रखते हो ना खाने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल पतली सी, वैसी पतली सी गोल्ड फॉइल रखी थी। इसका साइज ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर थिक ये फॉइल थी। दिस इज वेरी पतली फॉइल, बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल थी, वो इन्होंने इसके आगे ऐसे रख दी। ये क्या हुआ और ये क्यों किया, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। फिर क्या करा, फिर इसके अबाउट पूरे के थ्रू, पूरे के अराउंड इसने क्या करा, ऐसी एक पूरी एक स्क्रीन थी इसके अराउंड, इस तरह से इसके अबाउट हमने क्या रखा है, एक स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, ऐसे में वैसे पूरा ही कवर्ड करती है, पर चलो अभी के लिए ऐसे कर देता हूं। दिस स्क्रीन, ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन किसकी है, दिस स्क्रीन इज ऑफ जिंक सल्फाइड। ये किसकी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। और ये क्या करती है, ये बहुत मस्त चीज करती है। हाँ ठीक है, यहां से अब क्या होगा, यहां से अब हमारे पास, अभी सुन लो, अभी सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे, पूरा मॉडल एक्सप्लेन करने दो। आपने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, रेडियो एक्टिव सोर्स से आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करा। कौन सी फॉइल है ये, गोल्ड फॉइल है। अब यहां से जब अल्फा पार्टिकल निकल के आता है, ठीक है, आपको ये स्क्रीन क्या होती है, ये स्क्रीन ना आपकी होती है समथिंग कॉल्ड, इसमें ना फ्लोरोसेंस होती है। व्हाट इज फ्लोरोसेंस, बेसिकली इसका एक नाम है, दिस इज फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट यहां पे लिख देता हूं, फ्लोरोसेंट। ठीक है, स्क्रीन ये क्या करती है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पहले, क्या काम है इसका। यार अगर तुम्हारे को कभी, मतलब जैसे मान लो मम्मी ने बोला कि आज होमवर्क करना है और तुम होमवर्क ना करके आओ, तुमने होमवर्क नहीं किया, मम्मी ने आज मेरे क्लास में जो भी होमवर्क मेरा कंप्लीट करो, तुमने नहीं करा, तो मम्मी क्या करेगी, बताओ क्या करेगी मम्मी। मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा चप्पलें पड़ेंगी, बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी, है एकदम चपेड़े पड़ेंगी आपको, हाँ या ना, पिटाई होगी कि नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। तो मान लेते हैं तुमने होमवर्क नहीं करा और तुम बाहर खेलने चले गए, और जब वापस आए, जब मम्मी को पता लगा कि तुमने होमवर्क नहीं करा, तो मम्मी ने करी पिटाई। तो अगर मम्मी करती है पिटाई, लेट्स से मम्मी ने करी पिटाई, तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि तुम्हारे को जब चपेड़ पड़ेगी तो इस जगह पे लाल लाल मामला पड़ जाएगा, हाँ या ना, क्या ये एरिया लाल लाल होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, आप मुझे बताओ, हाँ या ना। लाफ एकदम बिल्कुल 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 सर, ग्लो आ जाएगा, हाँ जी, फ्लाइंग चप्पल रिसीव। तो आई थिंक मार पड़ेगी बहुत ज्यादा है। यही काम होता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन का। एक्चुअल में जब भी कभी उस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, अगर कभी भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं आपकी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो वहां पे ना चमक आती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, चमक आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे ऐसे समझ आता सर, हाँ ये बताया करो। तो यहां पे क्या होएगा, यहां पे एक चमक आएगी। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन का काम है, वहां जब भी उस पे अल्फा पार्टिकल जाके चपेड़ नहीं मारेगा, जाके स्ट्राइक करेगा, तो वो चमकने लग जाता है, ठीक है, ग्लो करने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब यही होता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है, अगर उस पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं, ग्लोज व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? आई थिंक यहां तक क्लैरिटी है आपको, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है।
हाँ, ये है ना क्लियरिटी। तो अब क्या है, अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मुझे लगता है यहां से मान लेते हैं एक अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से मूव कराते हैं एक को, ठीक है। लेट्स से दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये मूव करा 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 ऐसे मूव करेगा, ये जहां भी आएगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां पे जाके स्ट्राइक करा तो यहां पे जाके ग्लो आने लग जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आने लग जाएगा, ग्लो आने लग जाएगा। तो कुछ ऐसा सा सेटअप है, रियल में इट लुक्स लाइक दिस, ये रियल सेटअप है इसका, ऐसा दिखता है मोटा मोटा कि आपके पास क्या है, आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, फिर ये स्क्रीन है जिसके अंदर से वो बताया था ना मैंने, स्क्रीन होती है जो रोकती है उसको, तो ये स्क्रीन से आर पार हुआ और इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करता है और ये ऐसी दिखती है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जहां पे जाके टच करोगे वहां पे ग्लो आने लग जाता है, जहां पे टच करोगे वहां ग्लो आने लग जाता है। अब ये आपका रियल सेटअप था, मैंने इसको ऐसा बना के दिखाया कि हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब क्या हो रहा है वो समझना, काम की चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अपने जो अल्फा पार्टिकल्स थे जब वो इसके थ्रू जा रहे थे तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए। मतलब यहां से मान लीजिए ये मेरा अल्फा पार्टिकल एक व्हाइट वाला आया, ठीक है, ये वाला अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास है, लेट्स से दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, हाँ ये अल्फा पार्टिकल, तो ये चिट्टा सा अल्फा पार्टिकल था, ये आया 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 सीधा गया 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 गया, यहां पे जाके ग्लो मारा, मतलब सीधा चला गया। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल आए और सीधे चले गए। मैं इनको ना ऐसे लाइन से बना देता हूं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, ऐसे आए सीधे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए, ये देखो ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे आया ऐसे चला गया। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ, वो सीधे सीधे ही जा रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, बिल्कुल सीधा सीधा जैसे आए वैसे चले गए, इसमें कोई लोड नहीं है। प्रॉब्लम कब आना शुरू हुई, और ये एक्सपेक्टेड भी था। आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पे अभी आएंगे, आप एक बात सोच के बताना कि थॉमसन ने क्या बोला था, व्हाट वाज थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट ये बोल रहा था, कहां गया थॉमसन, ये थॉमसन का ये सेटअप था। थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड आउट है, थॉमसन की बात कर रहा हूं, तो थॉमसन ने बोला पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट स्प्रेड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पहले थॉमसन का मॉडल का ही बात करता हूं कि थॉमसन की एक्सपेक्टेशन क्या थी। थॉमसन ने ये बोला कि भाई चार्ज तो पूरे का पूरा स्प्रेड आउट है, ये जो चार्ज है दिस इज द एटम, ठीक है, इस एटम पे पूरा चार्ज स्प्रेड आउट है, तो ये एटम है एंड एटम पे चार्ज क्या है, स्प्रेड आउट। तो मैं काम करता हूं ऐसे पूरा चार्ज को स्प्रेड आउट कर दिया मैंने, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन के हिसाब से अगर कभी कोई अल्फा पार्टिकल आता है, ध्यान से, अगर यहां पे एक अल्फा पार्टिकल आता है, ये अल्फा पार्टिकल अगर इसके थ्रू जाना चाहेगा, अगर इसके थ्रू जाएगा तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई ऐसे, ये सीधा आएगा, ऑलमोस्ट सीधा चला जाएगा, या तो अगर ऐसा नहीं तो सर ऐसा हो सकता है कि सर थोड़ा सा हल्का सा डेविएशन हो जाए, हल्का सा ऐसा हो जाएगा, या हो सकता है ये ऐसा हो जाए, इस तरह से चला जाए। मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट। उसने ये बोला ना कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्प्रेड आउट है, पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट स्प्रेड है। अगर स्प्रेड आउट है तो अल्फा पार्टिकल जिसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, ये बहुत भारी भरकम आदमी है। ऐसा सोचो कि तुम खुद, मतलब ऐसा समझ लो तुम सब ऐसे 3-4 लौंडे हो, ठीक है, तो तुम लोगों ने खड़े हो एक जगह, वहां से भागते हुए एक हाथी आता है, ये सोच लो दिस इज लाइक एलिफेंट, ये एलिफेंट है, ठीक है, हाथी एकदम, ये हाथी वहां से आया भागते हुआ, अगर ये भाग के आएगा और तुम यहां 3-4 खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ये तुम 1, ये 2, ये 3, ये 4, तुम्हें क्या लगता है अगर हाथी आएगा और तुम्हारे आर पार, तुम रोक लोगे उसको? तुम अगर 4 ऐसे खड़े हो और हाथी वहां से आ रहा है, वो भाई उड़ा के चला जाएगा तुम्हें, कुचल के चला जाएगा तुम्हें। तो कुछ ऐसा ही तो है यहां पे भाई, इस अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, इस पे +2 यूनिट चार्ज है ना, 2 यूनिट का चार्ज है, ऊपर से इसके पास 4u का मास है। यस, 4u क्या है इसके पास, मास है। तो भाई भारी भरकम पार्टिकल है, बहुत भारी भरकम पार्टिकल है ये, भाई तो भारी भरकम है और आगे कोई रोकने वाला नहीं है।
तो ये तो कुचल के चला जाएगा। तो यहां पे जो हमारे को डेविएशन एक्सपेक्टेड है ही पॉज, ये देखो चार्ज तो पॉजिटिव है, हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव ये है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई आएगा और ऐसे चला जाएगा। खुद सोचो ना यार, अगर हाथी होगा, अगर हाथी होगा तो वो तो तुमको कुचल के चला जाएगा। तो इसमें ज्यादा डेविएशन एक्सपेक्टेड नहीं है, वो जैसे आ रहा है वो वैसे ही जाना चाहेगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें ज्यादा ना मारे, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे लेस डेविएशन इज एक्सपेक्टेड, लेस डेविएशन इज एक्सपेक्टेड। और कितनी एक डेविएशन एक्सपेक्टेड थी वो सुन लो। ये जो डेविएशन एक्सपेक्टेड थी ना, ये हमारा इसको एंगल, ये जो एंगल हमारे पास था, इस एंगल को जो थीटा था ये लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है जो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 1 डिग्री से कम होगा। ये थॉमसन मॉडल की प्रिडिक्शन थी और थॉमसन ने यही बोला रदरफोर्ड को कि रदरफोर्ड एक काम कर, तू ना इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल मार, मेरे मॉडल पे अल्फा पार्टिकल मारेगा, डेविएशन 1 डिग्री से कम ही आएगी, और कम आएगी तो हमारा मॉडल प्रूव हो जाएगा। रदरफोर्ड ने गीगर और मार्जन को बोला कि जा ये एक्सपेरिमेंट करो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, ज्यादातर तो यही हुआ, ज्यादातर तो यही हुआ। यहां पे यही चीज हुई कि जैसे आ रहा था पार्टिकल वैसा ही जा रहा था, तो हमारे पास ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहां पे नहीं थी, यहां पे यही हो रहा था, जैसे आ रहे थे वैसे जा रहे थे, हल्का फुल्का 1 डिग्री की एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसा हुआ 99% केसेस में। ये हो गया चेंज किया, आपकी जो जैसा आ रहा था वैसा ही जाना चाहिए था। हाथी आ रहा है और 10 इंसान खड़े हैं, चाहे 10 15 20 भी हों, तो हाथी रॉन्ग के हो जाएगा उनको। तो ये यार सीधे सीधे जाने चाहिए पार्टिकल्स। बट यहां पे पिक्चर में हुआ ट्विस्ट। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि सुन ही नहीं रहे थे किसी की। एक पार्टिकल ऐसा आया, ये मान लीजिए पार्टिकल है, ये ऐसे आया 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 आया, और ये पार्टिकल ऐसे यहां से इतना ज्यादा डेविएट कर गया। भाई ये डेविएशन देखो कितनी है, बहुत ज्यादा। एक पार्टिकल आया, एक पार्टिकल आया, ये पार्टिकल आया आया आया, और ये तो भाई 90 डिग्री पे डेविएट कर गया, भयंकर डेविएशन। और तो और एक और पार्टिकल आया, उसने तो 4 चंद लगा दिए। भाई वो बंदा आया, लेट्स से दिस केम, वो आया और वो ना इतना डेविएट कर गया, वो पीछे चला गया। और तो और कुछ तो इंटरेस्टिंग थे, वो आए, वो जैसे आए वो वैसे ही चले गए, आए चले गए। ये क्या हुआ, मतलब आपकी कुछ खतरनाक सी डेविएशन हो गई है, कुछ भयंकर सी डेविएशन हो गई। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदा आएगा सीधा चला जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है। थॉमसन की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई अगर कोई अल्फा पार्टिकल है वो आता है तो वो सीधा ही चला जाना चाहिए था, या 1 डिग्री वेरिएट कर जाना था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लाल वाला देखो, लाल वाला आया वैसे चला गया। अगर आप इसको देखोगे ब्लू वाले को, ये ब्लू वाला कितना डेविएट कर रहा है, ये ब्लू वाला देखो जरा, ऑलमोस्ट 150 डिग्री डेविएट कर रहा है। ये वाला कितना कर रहा है, 90 डिग्री डेविएट कर रहा है। तो बहुत भयंकर डेविएशन होने लग गई। और उस टाइम पता है क्या बोला गया, उस टाइम ये बोला गया कि तुमने ये उस टाइम पे साइंटिस्ट की बात है, न्यूज में छपी है, ये अखबारों में आई है तब, कि भाई हमने ना गोली मारी किस पे, टिश्यू पेपर पे, टिश्यू पेपर पे गोली मारी, और पता क्या हुआ, गोली वापस आके तुम्हें लग गई। हाँ ये हुआ उस टाइम पे, ये न्यूज में आया है, अखबार में आइएगा, ये देखो ये हुआ। आपने गोली मारी इसके ऊपर, यू हिट इट, गोली मारी इसके ऊपर, जैसे गोली मारी आपने तो क्या हुआ, वो गया टिश्यू पेपर पे बजी गोली, यस बच, और तुम पे लग गई। भाई साहब खतरनाक, टिश्यू पेपर पे गोली मारोगे, पतला सा टिश्यू पेपर होता है, तुमको वापस आके लग गई, मतलब कुछ गजब ही हो रहा है, कुछ खतरनाक सा हो रहा है? ये तो इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। ये चीज देख के होश उड़ गए सबके, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है यार। आप सोचो
भाई तुम 4-5 लड़के खड़े हो, एक हाथी आया, हाथी तुमसे टकराया और वापस चला गया, मतलब हाथी को चोट लग गई, तुम वैसे के वैसे हैं, ऐसे था क्या? मतलब खतरनाक था कुछ। मैं बता रहा हूं सबके एक्सप्रेशन, ये देखो, ये रदरफोर्ड का एक्सप्रेशन था उस टाइम का, ये देखो जरा, रदरफोर्ड्स फेस व्हेन एन अल्फा पार्टिकल बाउंस ऑफ द फॉइल। उसकी भी हालत टाइट, हमारी हालत टाइट, सबकी हालत टाइट। यार ये क्या हो गया? हाथी को क्या करा हम लोगों ने? आप समझ रहे हो, गेम बदल गया यहां पे तो, है मिरेकल, मिरेकल हो गया यहां पे। अब ये मिरेकल ना एक्सप्लेन नहीं हो रहा, समझे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो खतरनाक डेविएशन हुई, ये जो खतरनाक डेविएशन हुई, दिस इज व्हाट टुक 2 years। जो मैंने आपको बताया ना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका, यहां पे मैंने डेट्स भी लिखी थी, एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका 1909 में, 2 साल लगे, 1911 में जाके रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन कर पाए थे। क्या एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं, बट क्या आपको यह पता लगा कुछ तो खतरनाक है, यस, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। थॉमसन की एक्सपेक्टेशन क्या थी? थॉमसन की एक्सपेक्टेशन वॉज खतरनाक यार, थॉमसन वॉज खतरनाक, है ना? थॉमसन ने एक्सपेक्ट करा था कि भाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जेई ने ना इसके ऊपर सवाल भी पूछा है, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, जेई ने यह सवाल भी पूछा है, ठीक है? यहां पे कहां गया वो, ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई बोल रहा था सर ये जेई में आएगा, ये देखो जेई का सवाल, और रिसेंट ईयर सवाल है आपके पास। उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर यह सवाल पूछा कि अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट था, द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन व्हाट? क्या रिजल्ट होता बताओ? सारे के सारे पार्टिकल बाउंस बैक करते? नहीं, थॉमसन ने तो बोला था थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। हाथी वाला एग्जांपल याद रखना, तुम 5 लड़के खड़े हो, हाथी आ रहा है, क्या होएगा? है अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, नहीं, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, हाथी आएगा वैसे का वैसा जाएगा। यस, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, नहीं थोड़ा सा तो होगा, जब हाथी तुम्हें ऊपर आ रहा है, कुचल रहा है, तो थोड़ा तो रुकेगा, ऐसा भी नहीं है। यस, तो क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस स्पीड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जेई का सवाल आया हुआ है, और ये टॉपिक जनरली पढ़ाए नहीं जाते, और जेई वालों को पता है। मैंने याद है कल लास्ट क्लास में डेल्टन के ऊपर सवाल लिया था, इस क्लास में थॉमसन के ऊपर सवाल है। ये टॉपिक स्किप करे जाते हैं, तो तुम लोगों ने बोला भी सर ये तो हमारे स्कूल में हुआ ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो? भाई स्कूल वाले तुम्हें जेई की तैयारी नहीं करवा रहे, हम करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना ट्रस्ट अस। तो यहां पे अब चीजें इंटरेस्टिंग हो गई। अब सवाल ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये तो पता, ये तो हो गया रिजल्ट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वो पता लग गया, बट व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनली हुआ क्या? हाउ टू एक्सप्लेन दिस? अब आता है इसका एक्सप्लेनेशन कि कहां से रदरफोर्ड ने इसके बारे में क्या क्या चीजें सोची जिससे फाइनल वो रिजल्ट बना। ठीक है, तो चलो यहां पे आते हैं मॉडल के ऊपर। तो व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 1? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शंस। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए विदाउट डिफ्लेक्शंस। गजब, ठीक है, गजब। यहां पे क्या है, सारे के सारे पार्टिकल्स क्यों जा रहे हैं? अब आते हैं इसको एक्सप्लेन करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज का कॉन्सेप्चुअल रीजन है, समझना है तुम्हें। देखो, आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन, उसका सिंपल सा मतलब यह है कि यार तुम्हें पता है न्यूक्लियस तो छोटू सा है, न्यूक्लियस तो छोटू सा है ना, साइज ये इलेक्ट्रॉन बड़े बड़े होंगे पर न्यूक्लियस तो छोटू सा है। जब कभी कोई अल्फा पार्टिकल मान लो यहां से आया, तो भाई वो आएगा, वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल यहां से आया, वो आया, वो सीधा चला जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यस, लेकिन 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 अगर, और ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जानते हैं कि जो साइज होता है, आपको अभी अभी बताया, इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस की, एंड जो आपके एटम की वॉल्यूम है, मैंने बताया
कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 की पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये बात बताई कि नहीं बताई मैंने आपको? बताई। तो अगर ये वॉल्यूम 15 गुना है उसके, तो न्यूक्लियस तो छोटू सा है, वो तो रोक ही नहीं पाएगा। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ मान लो एक और नीचे अल्फा पार्टिकल, वो भी आएगा सीधा चला जाएगा, यहां पे अल्फा पार्टिकल आएगा, वो भी आएगा सीधा चला जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, उनको कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रही। यस, बात क्लियर हुई? हाँ, तो ये ऑलमोस्ट कितने थे मैं बताता हूं। ऑलमोस्ट दिस वाज क्लोज टू 99% के आसपास अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन 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 कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि वापस आए। अगली ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सिग्निफिकेंट एंगल, फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट एंगल मोर देन 150 डिग्री। कितने थे? हर 20,000 में से एक पार्टिकल 150 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करा। सम ऑफ देम इवन बाउंस बैक। कुछ पार्टिकल्स तो पीछे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए। अब ये क्यों हो रहा है उसको रीजन समझना। देखो, ये अगर न्यूक्लियस है और ये आपका एटम है बाकी का, तो अपना अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आता है, ये अल्फा पार्टिकल है। अब सुनना ध्यान से, सुनना जरा, ये अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हाथी है, ठीक है, छोटा हाथी है, लेकिन दिस इज छोटू हाथी। तो दिस इज छोटू हाथी। अब छोटू हाथी को, अब ये कौन था? ये गोल्ड का न्यूक्लियस था। ओ बेटा, गोल्ड है ये, और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 79 प्रोटॉन्स हैं। भयंकर पॉजिटिव चार्ज है ये। तो इस पे बहुत पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो ये जब छोटा हाथी, इसको बोलोगे बड़ा हाथी, दिस इज बड़ा हाथी। तो जब ये बड़ा हाथी इसको जाके स्ट्राइक करेगा, अब मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल गया 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 गया, अब अगर ये सीधा इसको स्ट्राइक करता है तो भाई ये रुकेगा। यहां से क्या होगा? ये वापस यहां तो इस एंगल पे जाएगा, या फिर ऑलमोस्ट बाउंस बैक ही कर जाएगा। मान लो बाउंस बैक ही करा देते हैं इसको। ये अगर ऐसे आ रहा है, ये जैसे आएगा वैसे जाएगा। जब छोटा हाथी जाके बड़े हाथी में टकराएगा तो वापस ही तो आ जाएगा उसको। ऐसा तो ना हो जाएगा छोटा हाथी आ रहा है, बड़े हाथी को टकरा, हाथी उड़ गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं ना बड़े हाथी को। तो पॉइंट बीइंग कि छोटू पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो था, जब वो गोल्ड के न्यूक्लियस को डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, वो वापस ही जाना पड़ेगा उसको। अब क्योंकि न्यूक्लियस छोटू सा है, पर कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो जब वो हेड ऑन कोलिजन करेगा, हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होने लग जाएगा? वो सीधा आके सीधा ही वापस चला जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? यस और नो? क्या ये पॉइंट समझ आया? यस 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 यस। अच्छा, बाकी डेविएशंस कैसे होंगे? तो भाई आप एक चीज सोचो, अगर कल को अल्फा पार्टिकल यहां होता, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई अगर पार्टिकल इसके यहां से जाएगा ना, तो वो ऐसे दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही मान लो अगर अल्फा पार्टिकल यहां होता तो ये कुछ ऐसा चला जाता, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसके बहुत पास जब आएंगे तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। हां या ना? यस। इसके ऊपर एक सिमुलेशन भी है मेरे पास, ये देखना भाई। अपने पास क्या है, यहां पे हमारे पास ये देखो, ये रदरफोर्ड का सेटअप है। अपने पास यहां से मैं अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है। जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट करा, जैसे मैंने इस पे प्रोजेक्ट करा, अब क्या है यहां पे देखना, अगर अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास है तो क्या होगा? यहां वाले तो सीधे सीधे जाएंगे, यहां वाले अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले जाएंगे, जो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेंगे वो आपके डेविएट करेंगे। देखो, जो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं वो कितने एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि अगर कभी गोल्ड, ये बड़ा हाथी, ये छोटे 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 हाथी, अगर कोई दूर से जाएगा तो सीधा चला जाएगा, अगर कोई इसके पास आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लैरिटी आ रही है, हां या ना? ठीक है, यस यस यस, ओके, क्लियर हो गया है ये। और अगर ये बात क्लियर हो गई है आपको, तो अब आते हैं मजेदार चीज पे। देखना, ये पॉइंट आ गया आपका, तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन? हां, अगर ये क्लियर है आपको, तो अब आते हैं इसके
इन्फ्रेंस पे। तो इन दोनों पॉइंट से क्या बात पता लगी? इन दोनों पॉइंट से ये पता लगा कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, विदाउट डेविएशन जा रहे हैं, तो मुझे एक बात क्लियर हो रही है, वो ये है कि मैक्सिमम जो एटम है वो खाली होगा। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब तक यहां तक कोई जा रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो मैक्सिमम एटम क्या है हमारा? खाली। तो वही चीज रदरफोर्ड ने बोली। ये देखो भाई, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एटम्स आर व्हाट। अब ये उसके इन्फ्रेंस थे, उसने इसके ऊपर इससे क्या चीज समझी, उसको क्या आइडिया लगा कि अगर मेरे ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं तो मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एटम क्या है हमारा? एम्प्टी रहेगा, ज्यादातर एटम खाली है। बिकॉज उसे रोकने वाले कोई नहीं थे। अगर हाथी आ रहा है, चाहे छोटा हाथी आ रहा है और 99 100 हाथी आए, 99 हाथी सीधे चले गए, तो रोकने वाला कोई नहीं था, बड़ा हाथी नहीं था वहां पे, तो मतलब मैक्सिमम खाली है। लेकिन एक हाथी को किसी ने वापस भगा दिया, तो मतलब बीच में कोई छोटा सा ऐसा आदमी है जो कि न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से वो पार्टिकल आया और वापस गया। वो चीज सेकंड है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एट टाइनी सेंटर बट हैवी सेंटर। टाइनी क्यों है? बिकॉज 99% एटम खाली है। हैवी क्यों है? बिकॉज छोटू हाथी को भगाने के लिए बड़ा हाथी चाहिए। तो इट वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड ने आपको दिया था। तो रदरफोर्ड वॉज द वन जिससे न्यूक्लियस का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया। एंड यहीं से न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम चीज हमने प्रोजेक्ट करी। वो जो रेशियो आया था कि सर जो आपका वॉल्यूम ऑफ एटम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये रेशियो आपका 10 की पावर 15 जो है ना, ये रदरफोर्ड की कैलकुलेशन से आया था। मैंने आपको पहले क्यों बता दिया? बिकॉज मुझे ये मॉडल एक्सप्लेन करना था, बट ही एक्चुअली कैलकुलेटेड दिस। यस और नो? ठीक है, हां या ना? बात क्लियर हुई? अब आपके मन में ये हो गया, तो इससे ना उसने अपना मॉडल बनाया। अब एक दो सवाल आ रहे हैं कि सर गोल्ड क्यों लिया? क्या और कोई एलिमेंट नहीं ले सकते थे? पहला सवाल आ रहा है कि वाई वी टुक गोल्ड, हमने गोल्ड फॉइल क्यों ली और कोई क्यों नहीं लिया? यार आपको कोई हैवी न्यूक्लियस चाहिए था, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है कितना है? 79 है। हैवी है और ये बंदा क्या है, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए हमने इसको लिया। एक बड़ा हाथी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं एक बड़ा हाथी हो, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हाथी आने हैं। बड़ा हाथी होना चाहिए और उस हाथी को बैठना है शांति से, कि कोई आए, कोई आसपास आए, खुद ना भाग जाए यहां से। हम वो चाहते हैं स्टेबल समझदार बड़ा हाथी चाहिए था, इसलिए हमें गोल्ड यूज किया। आप गोल्ड के जैसे एलिमेंट्स यूज कर सकते थे और भी कर सकते थे। सर फिर मैंने यूरेनियम क्यों नहीं यूज करा? मैं यूरेनियम करता, उसका एटॉमिक नंबर तो 92 है, वो तो गोल्ड से भी बड़ा हाथी है। तो भाई वो पागल भी तो है, वो वहां से इंसान देखेगा, वो खुद उसके पास जाके कुचल देगा। छोटा हाथी देखेगा, उसके ऊपर जाके कुचल जाएगा उसको। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम वो एलिमेंट चाहते हैं जो कि बड़ा हो साइज में और स्टेबल हो, शांति से बैठा रहे। ठीक है, ये था गोल्ड का रीजन। ओके, यस 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 यस, ठीक है, अब समझ आ गया? हाँ, ये हो गई बात क्लियर। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये हो गया आपके पास। अब यहां से ना रदरफोर्ड मॉडल को अब हम पूरा बनाते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल आगे बोलता क्या है। तो यहां से फाइनली ये सब जब एक्सपेरिमेंट हो गए तो रदरफोर्ड ने ना इसके बारे में कुछ कुछ बातें कंक्लूड की। फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इस मॉडल की क्या थी? वो था सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड ने बोला कि सारे का सारा जो न्यूक्लियस है वो एक सेंटर पे है। ठीक है, हमारा जो एटम है कुछ ऐसा दिख रहा है, एक सेंटर पे न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा साइज ना बना के ऐसा बनाता हूं, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अराउंड बहुत बड़े में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स भटक रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसके बगल में न्यूक्लियस जो है उस पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनका नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस का साइज एटम से बहुत छोटा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। एक तो ये पॉइंट था इसका रदरफोर्ड का। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है,
अराउंड न्यूक्लियस। वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखे हैं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एट ए टाइनी बट हैवी सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस वाज द रदरफोर्ड्स मॉडल 1911 में जो आया था। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये इसके अराउंड घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये इसने बोला था कि इसके अराउंड चक्कर काटेंगे। दीज वर द टू स्टेटमेंट। फिक्स नहीं होता, ये इसने बोला। इसने कहा कि बस न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन भटकेंगे, बस इतना बोला ये। इससे क्या चीज प्रूव हो गई कि हाँ एटम स्टेबल है एक तरह से, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए, ये प्रूव कर दिया इसने। और इसने ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस का साइज एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ये दो बातें रदरफोर्ड ने प्रूव करी थी, और इन दो बातों के लिए इनको आगे जाके बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रिकॉग्निशन मिला रदरफोर्ड को। सही में आप देखोगे ना केमिस्ट्री में आगे जाके इनका बहुत नाम है। ठीक है, ऑल राइट, यस 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 यस, हाँ ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इसके अराउंड घूमते हैं, घूमते हैं। उन्होंने फिक्स, मतलब एक्चुअल में आगे एक बोहर मॉडल भी आएगा, तब हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। बट यस, यहां पे एक लाइन लिख लो, नॉट फिक्स्ड। ये लिख लो नॉट फिक्स्ड। ये चीज का एक्सप्लेनेशन आपको मैं बोहर्स मॉडल के टाइम पे दूंगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट था। फाइनली दिस वाज द रदरफोर्ड्स मॉडल। और इस मॉडल में, इस रदरफोर्ड्स मॉडल में बहुत ही सारी कैलकुलेशंस होंगी। अब वो करने के लिए पहले थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर जो हमें वो पूछेगा। जैसे सबसे पहले ये सवाल है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। यस, डन 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 डन, हाँ ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज अ बीम ऑफ व्हाट। चलो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 सेकेंड्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, 45 सेकंड दे रहा हूं, हर सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये इसके वाले थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, फिर इसी के हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ ऑल राइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या विचार है? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज अ बीम ऑफ विच पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, हीलियम एटम्स या हीलियम न्यूक्लियाई। क्या लगता है भाई, क्या लगता है आपको? व्हाट शुड बी द, क्या लगता है? ए बी सी डी। भाई बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल्स हैं क्या? कोई पढ़ाया मैंने ऐसा कुछ नहीं तो, पढ़ाया नहीं है, पूछा नहीं होगा है तो ये तो नहीं हो सकता। गामा भी नहीं पढ़ाए वैसे, ये अल्फा बीटा गामा, ये आगे जाके हम लोग इनको देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में। पर अभी के लिए गामा पार्टिकल्स भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीलियम एटम्स विच इंपिंज्ड ऑन मेटल। तो हीलियम एटम्स थे क्या? हीलियम का एटम होता है ये, हीलियम न्यूट्रल एटम बोल रहा है वो, ये भी नहीं होगा। हीलियम का न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन 2 चले गए, तो हीलियम +2, क्या ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे क्या है आपका, सी क्यों करा है? अबे एटम्स तो ना होंगे, हीलियम को उठा के थोड़ा मार रहा था वो, हीलियम के न्यूक्लियस को मारा है। सबसे पहली चीज अल्फा पार्टिकल के बारे में बताइए। तो ये जो सी वाले हैं ये क्या कर रहे हैं? निखिल, मयंक, अथर, विहान, जैनिश एंड हिमांशु। भाई जिन लोगों ने सी आंसर करा है, एक तो जल्दबाजी में करा है पहली बात, दूसरा हीलियम का एटम नहीं करेगा ये रिजल्ट, क्योंकि हीलियम का एटम न्यूट्रल है, हमें हीलियम का न्यूक्लियस चाहिए। यस, तो ये गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट इज दिस। When a gold sheet is bombarded by a beam of alpha particle, only a few of them get deflected, whereas most go straight undeflected. कहता है जब अल्फा पार्टिकल्स मार रहे हो तो ज्यादातर पार्टिकल्स तो अल्फा के अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है ये बताओ। करो भाई इसको ट्राई जल्दी से। यस, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। लो इसको करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जल्दी करो जल्दी, क्या आ रहा है इसका आंसर?
the force of attraction exerted by on the alpha particles by the oppositely charged electrons is not sufficient. Nucleus has a much smaller volume than that of atom. Force of repulsion acting on fast moving alpha particles is very small, and neutrons in the nucleus do not have any effect on the alpha particles. चलो भाई, let's start with this. ठीक है, क्या विचार है इसके बारे में, क्या लगता पब्लिक? यस भाई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला मामला तो मुझे नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आपको क्या लगता है, क्या लगता है इसका आंसर है? क्या विचार है भाई? यस, पहला तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट सफिशिएंट। अबे इलेक्ट्रॉन से तो लेना देना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है। ठीक है, वो तो बेचारे बहुत छोटे छोटे से हैं भाई। अगर एक छोटा हाथी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट लाइक ए चींटी। चींटी हाथी छोटा भी हो बड़ा भी हो, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। छोटे हाथी को डर से बड़े हाथी से है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रॉन से वास्ता नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन तो उसको अट्रैक्ट ही करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज, वो तो वैसे अट्रैक्ट करता, पर साइज बहुत कम है तो उनसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अ न्यूक्लियस हैज मच स्मॉलर वॉल्यूम देन एन एटम। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। कि भाई जब बड़ा हाथी यहां बैठा है पर छोटे हाथी को बहुत सारी जगह दिख रही है मूव करने के लिए, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन बी। देखते कितने लोगों ने सही करा है। सही तो वो तो नहीं किया, लेकिन पोल ने आंसर जवाब दे दिया। सॉरी गाइस, पोल इज नॉट वर्किंग, सम टेक्निकल इश्यूज, इट हैपेंस। आपने अपने मन से आंसर करा है बी, मुझे पता है 99% लोगों का आंसर सही है, तब ये पोल एक्सेप्ट नहीं कर पाया उसको कि इस बैच में 99% लोगों ने सही आंसर कैसे कर दिया है। चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट इज, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को ना मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इसको मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है ये? कहता है इमेजिन दैट इन एनी एटम अबाउट 50% स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस। सही क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये एटम है एंड ये उसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका, एंड बाकी मामला क्या है आपका? बाकी मामला एटम है, मतलब ऑलमोस्ट 50% स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। कहता अगर ऐसे कभी, ठीक है, अगर ऐसा कोई है, इसको अगर ए पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स, अगर यहां से अल्फा पार्टिकल को मैं मारता हूं इसकी तरफ, अगर मैं अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाता हूं इसके ऊपर, तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्या होगा भाई? भाई ये आपका न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है। यस, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बहुत लोग बी बोल रहे हैं, बी क्यों बोल रहे हो? एब्सॉर्ब्ड कैसे होगा न्यूक्लियस से भाई? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एब्सॉर्ब कैसे करेगा? कुछ भी, मतलब कुछ भी है, ऐसा तो होता है। ठीक है, कहता पास थ्रू फॉइल अनडिटेक्टेड। ऐसे कैसे भाई? ज्यादातर जगह पे तो न्यूक्लियस है, अनडिटेक्टेड तो नहीं जाएगा। गेट कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी। यार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट गेट्स स्कैटर्ड, क्योंकि वो आएगा, देखो इसके पास से भी जाएगा तो भी डेविएशन होगा, इसके पास से भी जाएगा तो भी डेविएशन होगा, और इसको डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा तो जैसे आएगा वैसे वापस जाएगा। तो अब अगर एटम, ये न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाए कि एटम की ऑलमोस्ट आधी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो भाई मामला खतरनाक है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहां पे पूरे का पूरा स्कैटरिंग होनी है और ज्यादा स्कैटरिंग होनी है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर काफी कंसेप्चुअल है कि भाई आपको ये समझा रहा है कि एट न्यूक्लियस एक्चुअल में रियलिटी में बहुत छोटा है, तभी 99% पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं। क्योंकि अगर साइज 50% भी होगा ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल स्कैटर हो जाएंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड यस ये हो गया है आपका टॉपिक खत्म। एंड हियर इज फिर जाते हुए मीम है कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा, ये क्या करना है, कहता डिस्कवरी डिमांड्स सेक्रीफाइस। तो रदरफोर्ड ने किसकी बलि चढ़ा दी? उसके गोल्ड के न्यूक्लियस की। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, देखो जरा, गोल्ड का न्यूक्लियस है। गोल्ड न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने बोला तुझे कुर्बानी देने पड़ेगी, अच्छी चीजों के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्फा पार्टिकल्स भाई इसके ऊपर मारेगा और न्यूक्लियस को बहुत अच्छा नहीं लगेगा।
तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। अब आपके सामने ये था, आज हमने कंसेप्चुअली रदरफोर्ड मॉडल को समझा है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है आज, ठीक है। अब आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट है, एक्चुअल में अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। अच्छा खासा न्यूमेरिकल वाला पार्ट का डिस्कशन है, बहुत डिटेल लगेगी इस न्यूमेरिकल पार्ट को समझने में। इसमें आपको कैलकुलेशंस में बड़ा मजा आएगा, पर ये न्यूमेरिकल पार्ट आप तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्चुअली ये मॉडल समझ आया। तो मैं ना आज आपको होमवर्क के लिए सिर्फ ये बोलूंगा, होमवर्क तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है, बहुत मजेदार है ये न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका, ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा, डीपीपी आपके पास चौथी आई है शायद आज। आज कौन सी डीपीपी आई है? आज वाली डीपीपी अभी अटेम्प्ट मत करना, मैं एक बार देख लेता हूं आपकी जो डीपीपी आई है। एक सेकंड, आज की डीपीपी मुझे आपकी देखने दो, कौन सी? 4 आई है। डीपीपी 4 मत करना, अभी उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी दे रखा है, अभी सिर्फ 3 डीपीपी करना आप लोग, ठीक है। क्लास होमवर्क आपको मिल जाएगा, आज 7th लेक्चर था वो भी मिल जाएगा। स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स में आप ट्राई कर सकते हो, कर लो एक बार ट्राई, ठीक है, ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो। बाकी मैं अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट अभी हुआ नहीं है, तो बाकी चीजें जब न्यूमेरिकल पार्ट होंगी, कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट कवर होके ही रदरफोर्ड मॉडल तब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्चुअली रदरफोर्ड मॉडल क्या है, मैं एक्चुअली एक चीज बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क आज की क्लास का ये रहेगा कि आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये चीज करना, वॉच, मतलब ये जो लेक्चर है एटलीस्ट रिवाइज दिस लेक्चर, वॉच तो नहीं, रिवाइज दिस लेक्चर अगेन। इस लेक्चर को आपको एक बार दोबारा पूरा नोट वाइज नोट, एक एक लाइन गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की एक एक लाइन कल न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपने आज के इसके पॉइंट्स किसी में भी पंगा है कि भाई वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव पहले कर रहा है बाद में नहीं कर रहा, कहीं भी एक्स वाई जेड, तो आपको ये लेक्चर ना एक बार पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उनको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगली जो क्लासेस हैं वो अब न्यूमेरिकल क्लासेस रहेंगी। इन द सेंस पूरी थ्योरी हमने कवर कर ली है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पूछता है जेई में वो अब नेक्स्ट क्लास में होंगे। अगर आपने ये पार्ट सही से नहीं करा तो समझ नहीं आएगा फिर इसमें, ठीक है, तो दिक्कत ज्यादा आएगी। ये आपका है क्वेश्चंस, आपको पता है मॉड्यूल के होमवर्क के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा पार्ट आपका कवर, ठीक है। अब आते हैं आपके डाउट लेने हैं, थोड़े से डाउट देख लेता हूं मैं, क्योंकि आज तो काफी ज्यादा आपको दिक्कत होंगी, ठीक है। हाँ देख लेते हैं। एटॉमिसिटी में ऑलरेडी देवाशीष बता चुका हूं, एटॉमिसिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लीज उसको मैंने आई थिंक पिछले से पिछले लेक्चर के एंड में पढ़ाया है एटॉमिसिटी। जिन्होंने एटॉमिसिटी पढ़ना है लास्ट टू लास्ट लेक्चर के एंड में, जैसे 5-10 मिनट लिया उसमें मैंने पढ़ाया, ठीक है। हाउ कार्बन, आपने आइसोएस्टर्स की डेफिनेशन देखो ना यार, डेफिनेशन कराई है आइसोएस्टर्स की, आपको क्या बोला आइसोएस्टर्स में क्या देखना होता है, आपको वहां पे एक से ज्यादा सिंगल स्पीसीज में नहीं देखना होता। आइसो जो क्या कहते हैं एस्टर्स रहते हैं उसमें एटम्स आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में अंदर देखते हैं वो चीज है ना, उसमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, ऑलराइट। तो ये हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब कराएंगे? ओम शंकर शाहू, यार ये होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में, जो लॉज है ये नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स लास्ट टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लास्ट टॉपिक ये भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मैंने कमेंट्स में भी देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कब होगा, ये लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे रीसेंट ईयर में उतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ये टॉपिक में थ्योरी है एकदम लास्ट में आपके गो थ्रू कर दूंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वो एकदम चैप्टर के लास्ट में मैं आपको करा दूंगा, उसका ज्यादा वास्ता नहीं है इसके न्यूमेरिकल से, ठीक है। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कब? आज क्या करा है? वही तो करा है तो दवज, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आर्यन जी, आपने बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा मेरे से। इफ x की पावर 4 3 this is visible by this, then the value of this in an easy way। मैं ये आंसर आपको बिल्कुल करके बताऊंगा। बस आर्यन जी आप
आपको मैं ये इसका आंसर चाहूंगा फेस टू फेस बताना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने, मतलब इतना अच्छा पूछ लिया कि मैं आपसे मिलके इसका डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बता दिया मैंने, हो गया हो गया हो गया। एटॉमिसिटी वंशु, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कब होगी? लास्ट में होगी, पूरा चैप्टर के बाद, ठीक है। ओके 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 ओके, इट इज ऑल्सो वाटरमेलन मॉडल, बिल्कुल वाटरमेलन मॉडल है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, तो चलो दैट इज ऑल फ्रॉम अवर साइड यार। एक सिंपल सी ना, जेन्युइनली एक सिंपल सी चीज मुझे आपसे बोलनी है। आज की क्लास में बहुत आपने स्पैम करा है, ठीक है। तुम्हारे पास फ्री इंटरनेट है, तुम्हारे पास ऑप्शन दिया गया कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं है। बट कई बार ना आपको समझना चाहिए, कुछ कई बार टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, हम भी वहीं पे हैं। आपको पता है ये पूरी क्लास आपने वो करा ना, आवाज आ रही है पूरी क्लास में, मैंने एसी नहीं चलाया, और आपको नहीं पता ये लाइट्स जो हैं कितनी गर्मी इनसे निकलती है। पूरी क्लास में ना एसी चल रहा है ना पंखे चल रहे हैं, ये हॉल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, लिटरली भट्टी बनी हुई है। मैंने पूरी क्लास स्माइल के साथ पढ़ाया, कुछ नहीं बोला आपको, है ना। बिल्कुल आप देख रहे हो ना, वैसे का वैसा, एक भी चीज मैंने मेंशन नहीं करी, नहीं बोला ना मैंने, पूरी क्लास मेंशन नहीं करा। बट आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि हाँ कुछ इश्यूज की वजह से ही ये हुआ, ये लास्ट मोमेंट पे वो क्लास भी आज 15 मिनट लेट हुई, बहुत मुश्किल से क्लास स्टार्ट हुई है आज, देयर वर टेक्निकल इश्यूज। तो अगर कई बार ऐसा हो गया, एक दो दिन, मैंने अभी तक इतने क्लासेस हुई हैं आपके, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सब मिला के 15-20 क्लासेस ज्यादा हो गई, एक इस क्लास में अगर कोई इश्यू आता है, आपको अपने एंड पे थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए था, ठीक है। बट नहीं यार, दैट इज समथिंग जो आज मुझे हर्ट करा। मुझे लगा कि मैं पूरा टाइम गर्मी में पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा, इतना बढ़िया लेक्चर था आज का। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इज रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, बड़ा मजेदार लेक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो यहाँ पे आज मैं दिल से आया था कि यार नहीं, आज इंजॉय करेंगे, ठीक है। इतने फनी फनी एग्जांपल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वो हम लोग लेके आए, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, वो सब चीजें थी। तो मैं चाहता था कि ये क्लास बहुत अमेजिंग जाए, पर आई सिंपली थिंक कि बहुत ही लेवल पे मुझे जो लगा, मतलब दैट इज समथिंग जो आज हर्ट करा मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हाँ सर ठीक है थोड़ा कैमरा क्वालिटी कम थी, हाँ मैं भी, मुझे पता कि कैमरा कौन सा देख रहा हूँ मैं भी, माइक दूसरा है, आई नो इस माइक में कैसे अलग आवाज आती है, थोड़ा आवाज भारी आई होगी, थोड़ी सी उस तरह की आवाज आएगी, ऑब्वियसली डिफरेंट माइक है, डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कैमराज है। तो अगर हम इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कभी कभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, कुछ भी हो, ठीक है। एज ए टीचर हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट मिले, ठीक है, कई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना हो, चाहे वो कंटेंट हो। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी है कि सर कंटेंट में हम क्या ये टॉपिक नहीं करना है, ये हमारे स्कूल में नहीं हुआ है, वो चीजें मुझे लगी है स्कूल में तो नहीं होगा, क्योंकि स्कूल वाले तुम्हें बोर्ड पास करवाना चाहते हैं, वो तुम्हें आईआईटीएन नहीं बनाना चाहते। तो आईआईटीएन आपसे पहले बहुतों को बनाया है, उसका एक स्टेप होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनते हैं आईआईटीएंस। आपको लग रहा है रातों रात इरोडोव करेंगे तो फिजिक्स में चैंपियन हो जाओगे, खोल के देखो इरोडोव, होश ना उड़ जाए तुम्हारे तो नाम बदल देना, क्वेश्चंस नहीं हिलते इरोडोव के। तो जब वो सर करवा रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ऐसे करवाएंगे कि इरोडोव सॉल्व हो जाए। सेम गोज फॉर मैथ, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेनी होती है हमें, और जब वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप लोगे ना, तब ही आप उतने टफ क्वेश्चंस तक पहुंच पाओगे। अगर आप चाहते हो कि जेई एडवांस के हम सारे टीचर्स पहले दिन से सारे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, हमें तो आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, राजवन सर को फिजिक्स आती है, तरुण सर को मैथ्स आती है, हम तो बिंदास तरीके से हर साल सॉल्व करते हैं पेपर। आपको उस लेवल तक लेके जाने के लिए धीरे धीरे अप करना पड़ता है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स करने पड़ते हैं विदाउट स्किपिंग दोस टॉपिक्स। तो थोड़ा सा ना आपको समझना चाहिए कि हाँ ये चीज हम अच्छी कर रहे हैं, ये चीज सर, अगर सर ने हमसे डिमांड करा है कि कोई टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो हाँ कुछ रीजन होगा। आपको पीवाईक्यूज बार बार मैं इसीलिए दिखाता हूं कि जेई रिसेंट ईयर वो सवाल पूछता है जो आज तक पढ़ाए ही नहीं जाते थे। ये थॉमसन का मॉडल, ये बहुत सारी कोचिंग्स में होता ही नहीं है, जाके चेक कर लो, आपके दोस्त तो पढ़ते हैं ना कोचिंगों में, पूछना उनसे थॉमसन मॉडल कराया क्या तुम लोगों को, जनरली नहीं करवाते, ये तो ऐसे ही है एमए मॉडल है।
और ये एमए मॉडल से 4 नंबर का सवाल बन रहा है, सोचो कितना आसान सवाल था वो। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए, थोड़े से समझदार बनो, ठीक है, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि जब इस बैच से आप निकलो, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है एक तरह से, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जब मैं ये चैप्टर एंड करूंगा ना, जिस दिन मैं बोलूंगा हाँ अर्जुना आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, तो तुम बोलना कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ। हमारी अप्रोच टॉपिक्स कराने की अलग होती है, हर टीचर अपने अलग तरह से करवाता है। आपके स्कूल में अलग चीज होगी, हमारी यहाँ पे अलग होगी, किसी और टीचर से पढ़ोगे वो अलग तरह से करवाएगा। बट जिस दिन हम बोलेंगे कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस दिन देखना आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद कर रहे होंगे। और मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी डे 1 को, क्वेश्चंस मेरी क्लास में इतने ज्यादा करोगे कि तुम्हारी कॉपियां भर जाएंगी, पेन खत्म हो जाएंगे, खर्चा स्टेशनरी का बहुत हो। एंड वो अप्रोच से बहुत मजा आता है, चीजें कंसेप्चुअली दिमाग में जाती हैं। हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल, धीरे धीरे लेवल इतना ऊपर चला जाएगा कि तुम ओलंपियाड्स के सवाल करोगे, पर तुम पेशेंस नहीं रख रहे। और अगर आपको आईआईटीएन बनना है, द बेस्ट क्वालिटी इन एन आईआईटीएन इज द पेशेंस। वो पेशेंस रख के चीजें सीखता है। उसको अगर किसी, मतलब मैं जेन्युइनली एक चीज देखी है, जब मैं बहुत अच्छे बैचेस में भी मैंने, मतलब अच्छे बैचेस इन द सेंस जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, टॉप रैंकर्स जैसे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में इनको टॉप बैचेस जो बोलते हो आप जिसको, वो टॉप बैचेस के अंदर जब मैं बैठता हूँ, मैंने भट्टी में भी पढ़ाया है, मैंने लिटरली, मेरे साथ वो एक बैच था उसमें देयर वर 5-6 स्टूडेंट्स विद इन टॉप 500। हम लोग बाहर, बाहर डेस्क पे भी नहीं, आप लोग को डेस्क पे ना बिठाओ, रो देते हो आप लोग, हम बाहर बैठे, ठीक है, वहां पे बहुत तेज हवा चल रही है, हम बैठ के आराम से 5-6 बच्चे थे, मैं था, हम 6 लोग बैठ के पढ़ रहे थे। एक भी चूं की चाय नहीं गिरी उन लोगों ने। वो लोग सीखने आते हैं, और जब आप एक सीखने के माइंडसेट से आते हो ना, तब एक्चुअल में आप कुछ गेन करके जाओगे। आप आ ही इस माइंडसेट से रहे हो कि हम तो सिर्फ गलतियां निकालेंगे, अच्छा इसने ऐसे करा, आप ऐसे कर दो, आप वैसे कर दो। अरे आप जैसे जैसे सजेशंस देते रहोगे ना, आप ये देखोगे आज से 3 महीने के बाद आप अपने आप को बोलोगे यार मैं कितना पागल था, मैं तो अब ये चीजें कर रहा था, ये सर तो सही कर रहे थे, हम ही पागल थे। और ये गलतियां करते करते अभी शुरू का टाइम है, अभी ये गलतियां सुधार लो, बिकॉज अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। लेकिन जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारी तरफ से, वहां से आई थिंक बेसिक मैथ्स चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो टॉपिक्स खत्म होंगे ना, टफ टफ टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे, तब तुम फैल जाओगे। एंड वहां से दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी बहुत बड़े लेवल पे। तो इसीलिए आपको वो फॉलो करना है जो हम बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो, द चैप्टर विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स। बाद में कंपेयर करना, जिस दिन मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा ना, उस दिन अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर और बाकियों को कंपेयर करना, देखना तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखना खुद तुम कितने पीवाई यूज कर पा रहे हो, और तुम करोगे, मैं नहीं, तुम करोगे, ठीक है। तो ये चीज मैं चाहूंगा आप लोगों से कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा प्यार से चलिए। हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट डिमांड होती है, हर सब्जेक्ट डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट करता है। फिजिक्स में आपको अलग चीज चाहिए, मैथ्स में आपको अलग चीज चाहिए, केमिस्ट्री में अलग चीज चाहिए, टेम्परामेंट अलग है, सवाल आने के तरीके अलग है। हमारे केमिस्ट्री के सवाल सेकेंड्स में सॉल्व होंगे, फिजिक्स के सवाल में टाइम लगता है, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा लगता है। तो वो टेम्परामेंट डेवलप करना है। केमिस्ट्री में थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है। अब मैथ्स में तो क्या होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होगा, जनरली फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगी चीजें आपकी, इन द सेंस कि आपने कुछ पढ़ा है, वो उसी टाइम अप्लाई होता है, आप लोग कर लेते हो, इंजॉय करते हो, उसमें ज्यादा वो मेहनत लगती। केमिस्ट्री में सीखने वक्त ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ रहे हैं तो एक पूरी क्लास लगेगी रदरफोर्ड मॉडल समझने में, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप सेकंड्स में सॉल्व करोगे। आपने देखा लास्ट के क्वेश्चंस हमने लिटरली, कोई भी क्वेश्चन 10-15 सेकंड के ऊपर का नहीं था, अगर सही से थ्योरी सुनी होती। तो केमिस्ट्री में नंबर कैसे आते हैं, इस वजह से आते हैं। क्यों केमिस्ट्री जेई का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, क्यों आपका जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, क्यों बच्चे रैंकर्स बोलते हैं कि केमिस्ट्री अच्छी करनी है। सिंपल सा रीजन है, केमिस्ट्री का पेपर, मेरा अपना पेपर केमिस्ट्री का 28 मिनट में सॉल्व करके आया था, आज भी याद है मुझे। जेई मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ, 28 मिनट में अपना केमिस्ट्री सॉल्व किया था मैंने, और फिर पूरा टाइम अपना फिजिक्स और मैथ्स में डिवाइड किया था। सोचो 1 घंटा मिलता था केमिस्ट्री के लिए, 28 मिनट में करके आया था। और वो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इट इज जस्ट कि टेम्परामेंट डेवलप करो। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा,
शुरू में थ्योरी समझने में मेहनत लगती है, इट विल टेक टाइम, इट विल गिव यू सम ट्रबल। ऐसे नहीं है कि हाँ अच्छा सर एक फॉर्मूला बताओ, उस फॉर्मूले से मेरे क्वेश्चन बन जाए, ऐसे नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को। आई विल ट्राई कि टेक्निकल इशू सॉर्ट हो जाए, ठीक है। अगर सब बढ़िया हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अगली क्लास में हम लोग रदरफोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। रदरफोर्ड के थ्योरी न्यूमेरिकल पार्ट को समझने के लिए प्लीज आपके आगे रिक्वेस्ट है, आप आज की क्लास को अगर देखना चाहते हो दोबारा 2x पे देख लो, मैं तो बोलूंगा देख ही लो, पर एटलीस्ट पूरी क्लास समझ के आना, बिकॉज कल की क्लास में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे इसके तो आपको मजा आएगा, वो बड़ा मजेदार न्यूमेरिकल के, ठीक है। चलिए फिर बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।